नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की एनसीईआरटी, जिसका हमारा चैप्टर का दूसरा चैप्टर है और चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हम इसको को बुक के माध्यम से अच्छे से समझा दिए थे। जो हमने हमारे पास नोट्स है उसके माध्यम से हम आपको अच्छे से समझा देते हैं और आपको अच्छे से एक नोट्स को प्रोवाइड करवा दिया जाता है जिससे आप अच्छे से नोट्स बना लें और अच्छे से पढ़ लें। तो उसके लिए चलिए पहले हम अपने पदार्थ क्या होते हैं पदार्थ के बारे में जानेंगे। वो वस्तु जो स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान हो वो पदार्थ कहलाता है। वो वस्तु जो स्थान घेरता हो और जिसका द्रव्यमान हो क्या है वो पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध प्योर और मिश्रण में और शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ को किसमें बांटा गया, उसको भी दो पार्ट में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ को भी दो पार्ट में बांटा गया है, तत्व और यौगिक में। और मिश्रण को भी दो मिश्रण में बांटा गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो चलिए इसके अब हम शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ होता क्या है। शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ जिसमें सभी कण एक समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या कहलाते हैं, वो पदार्थ जिसमें सभी कण एक समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, वो पदार्थ जिसमें सभी कण एक समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, वो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। और उसको हम सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। आपको बता दें शुद्ध पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। आपको बता दें शुद्ध पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया, तत्व और यौगिक को। कितने भागों में बांटा गया है शुद्ध पदार्थ को, दो भागों में, तत्व और यौगिक को। अब हम तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तत्व क्या है, शुद्ध पदार्थ कितने भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक में। तो तत्व हम पढ़ेंगे। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसमें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व वो पदार्थ है का वह मूल रूप है तत्व वो पदार्थ का मूल रूप है जिसमें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि उसके उदाहरण के रूप में कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी, कार्बन एवं ऑक्सीजन क्या है तत्व होते हैं जिनको एक छोटे से रूप में सरल पदार्थों के रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे है वैसे ही है, ठीक है। सभी तत्वों को तीन भागों में विभाजित किया जा सभी तत्वों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। धातु मेटल, अधातु नॉन मेटल और उपधातु मेटलॉइड। धातु को मेटल, अधातु को नॉन मेटल और उपधातु को मेटलॉइड कहते हैं। तत्व कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। कौन कौन से, धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। अब हम धातु अधातु को भौतिक गुणधर्म के आधार पर तो उसको मैं डिफरेंट करेंगे किस प्रकार ये अलग धातु अधातु से अलग है, किसके आधार पर, भौतिक गुणधर्म के आधार पर। तो चलिए धात्विक चमक। धातु जो होता है, जो मेटल होता है, धातु की परत चमकीली होती है। धातु की परत कैसी होती है, चमकीली होती है। पर अधातु में देखिए सभी धातुएं चमकीली नहीं होती है। अधातुएं चमकीली नहीं होती है। जैसे आयोडीन को छोड़कर क्या होता है, सभी अधातुएं चमकीली नहीं होती। आयोडीन क्या होता है, चमकीला होता है। आयोडीन क्या है, अधातु है, ठीक है। कठोरता के आधार पर देखें तो सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं। सामान्यतः धातुएं क्या होती है, कठोर होती हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम मुलायम होती है। इनको चाकू से सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, पर जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम में मुलायम होती है और इनको चाकू से काटा जा सकता है। किसको, ये धातु होती है तभी भी धातु तो कठोर होती है, पर धातु में जो पोटेशियम, कैल्शियम और कैल्शियम है, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम जो मुलायम होती है इनको चाकू से काटा जा सकता है। आपको अधातु को देख, अधातु में कठोरता क्या होती है, अधातु में जो नॉन मेटल में कठोरता होती ही नहीं है, इनमें कठोरता नहीं होती। और जो कार्बन का अपरूप है ना, कार्बन का अपरूप हीरा, ये प्रकृति में क्या होता है, कठोर होता है। प्रकृति में ये अधातु होते भी क्या होते हैं, कठोर होते हैं। अवस्था के आधार पर आपको बता दें कि धातुएं सभी धातुएं ठोस अवस्था में मिलती है। सभी धातुएं ठोस अवस्था में मिलती है,
लेकिन जो पारा धातु है वो उसको छोड़कर वो लिक्विड अवस्था में मिलता है। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में होते हैं। अधातु ये सभी 3 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जो अधातुएं होती हैं ना वो सभी 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाई जाती है। ठोस, द्रव तीनों रूपों में पाई जाती है। जो अवस्था होता है अधातुओं में वो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसे ठोस के रूप में कार्बन, द्रव के रूप में ब्रोमीन और गैस के रूप में नाइट्रोजन, ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। इन और आघातवर्धनीयता के आधार पर हम धातुओं को पीट कर उनकी चादर बनाई जा सकती है, लेकिन अधातुओं में इनमें चादर नहीं बनाई जा सकती है। तन्यता क्या होता है? धातुओं को खींचकर उनसे तार बनाए, जैसे जो सोना बनाने वाले होते हैं वो सोना को बनाने से पहले खूब उसको पीटते हैं, उसको लचीला बना, तब उसको किसी शेप में ढालते हैं। तो इसी तरह धातुओं को खींच कर उनसे तार भी बनाई जा सकती है। और आपको बता दें कि अधातु इनसे तार नहीं बनाई जा सकती है। आपको बता दें कि क्वथनांक और गलनांक, क्वथनांक और गलनांक का हम डिफरेंट करेंगे धातु अधातु में। तो जो धातु होता है इसका क्वथनांक और गलनांक प्राय उच्च होते हैं और अधातु में यह प्राय न्यून होते हैं। और चालकता के आधार पर देखते हैं तो धातु ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं और सीसा मरकरी को छोड़कर। धातु क्या होती है? धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, जिसमें सीसा और मरकरी को छोड़कर ये सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। अब देखिए चालकता के आधार पर अधातु ऊष्मा और विद्युत की कुछ चालक होती है, कुछ चालक होती है, जैसे ग्रेफाइट को छोड़कर क्या होती है? सारी अधातुएं कुचालक होती हैं। घनत्व के आधार पर बांटेंगे हम धातु अधातु के आधार घनत्व को डिफरेंट करेंगे। ये धातुएं ये अधिक घनत्व की होती हैं। जो धातुएं होती है ये अधिक घनत्व की होती हैं सोडियम पोटेशियम को छोड़कर। आपको बता दें कि जो धातुएं होती हैं उनकी जो घनत्व है वो अधिक होती है, और सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर आपको बता दें अधातु इनमें कोई घनत्व नहीं होता। अधातुओं में कोई घनत्व नहीं होता है। ध्वनि क्या होती है? ध्वनि धातु कठोर से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। जो धातु होती है कठोर सतह से टकराने पर क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न करती है। और जो अधातु होती है ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। अधातु में ध्वनि की उत्पन्न नहीं होती है। अब हमारा अगला टॉपिक है उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु कुछ तत्व धातु और अधातु दोनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तत्व को क्या कहते हैं? उपधातु या मेटलॉइड कहा जाता है। मेटलॉइड होता है क्या है? वह कुछ तत्व धातु और अधातुओं के दोनों गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे तत्वों को उपधातु कहा जाता है। जैसे आपको बता दें एग्जाम्पल के रूप में बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं? बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु मेटलॉइड के उदाहरण है। बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड के उदाहरण होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कंपाउंड या यौगिक, जिसको हम यौगिक कहते हैं और इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में जुड़ने से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। आपको बता दें कि यौगिक क्या कहते हैं? यौगिक किसको कहते हैं? रासायनिक प्रक्रिया द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में जुड़ने से बने पदार्थ को कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। जैसे इसको हम उदाहरण के रूप में देखें, तो पहला हमारा है जल, जो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जो हमारा टॉपिक है जल, इसका एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जो 2 भाग, जैसे हम H2O को लेते हैं, H2O को जैसे जल कहते हैं, जो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 और 1, देखिए हाइड्रोजन के 2 भाग ऑक्सीजन के 1 भाग मिलकर बनता है क्या? जल बनता है। नमक में जो 1 भाग सोडियम और 1 भाग क्लोरीन, NaCl, जैसे NaCl, जिसमें 1 भाग सोडियम का और 1 भाग क्या होता है? क्लोरीन का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड
1 भाग कार्बन और 2 भाग ऑक्सीजन के मिलकर क्या होता है, कार्बन यौगिक बनता है। ये क्या है, एक कार्बन तो होते हैं। अब हम अगला टॉपिक है मिश्रण। मिश्रण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों के या यौगिकों से मिलकर बना होता है उसे मिश्रण कहलाता है। मिश्रण क्या कहलाता है, ऐसे पदार्थ जो एक या एक से अधिक तत्वों के यौगिकों से मिलकर बने हो, तत्व या यौगिकों से मिलकर बना हो मिश्रण कहलाता है। जैसे जल में चीनी, ब्लड, एयर और बालू या नमक के मिश्रण को क्या कहते हैं, किसका एग्जाम्पल है, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण 2 प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। कौन कौन से, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब हम समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा मिश्रण जिनका संघटन एक समान होता है उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा मिश्रण जिनका संघटन एक समान होता है उन्हें क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और जल का घोल को हम क्या है, किस एग्जाम्पल लेंगे, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल लेंगे। विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिनका संघटन असमान हो उन्हें क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा मिश्रण जिनका संघटन असमान उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आपको बताते या वो मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इनके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। वह मिश्रण जिनके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इनके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे आपको उदाहरण के रूप में हम बता दें, नमक और बालू का मिश्रण है, उसको हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल। जैसे हम बालू और नमक का मिश्रण लेंगे तो बालू और नमक को हम अलग अलग कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि बालू है, ये नमक है। वैसे ही हमारा अगला टॉपिक है मिश्रण के गुणधर्म। मिश्रण के गुणधर्म क्या होते हैं, तो चलिए हम इसके बारे में देखेंगे। हमारा मिश्रण का गुणधर्म के बारे में, तो मिश्रण के संगठनों को आसानी से अलग किया जा सकता है और प्रत्येक संगठन का अपना वास्तविक गुणधर्म होता है। संगठनों का अनुपात अलग अलग होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के महत्वपूर्ण अंतर के बारे में। पदार्थ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पदार्थ वो जो आयतन और द्रव्यमान हो जिसके पास होता है वो पदार्थ कहलाता है। तो चलिए अब इसको पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। यौगिक तथा मिश्रण में अंतर। यौगिक जो होता है, यौगिक तथा मिश्रण, 2 यौगिक का पहला पॉइंट देखें। यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। और मिश्रण क्या होता है, मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता क्या होता है, मिश्रण बनता है। और एक निश्चित अनुपात में बनेगा तो यौगिक, और अधिक पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। और दूसरा टॉपिक देखिए, यह रासायनिक अभिक्रिया में बनता है। यौगिक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में, तो ये भौतिक अभिक्रिया द्वारा। मिश्रण जो होता है भौतिक अभिक्रिया से बनता है, भौतिक अभिक्रिया से बनता है। इनमें यौगिक में क्या होता है, इनमें भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। इनमें यौगिक में भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। पर मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में भौतिक और रासायनिक गुण अनिश्चित होते हैं, किसी भी अनुपात में लिया जा सकता है मिश्रण में। आपको बता दें कि जो यौगिक है ये इनकी अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, इनके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। और जो मिश्रण होता है इनके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि इस जो यौगिक होता है इसकी अवयव को भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। किसको, यौगिक के जो अवयव होते हैं उनको भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया, किसके माध्यम से, रासायनिक गुण द्वारा। ठीक है। और आपको बता दें कि जो मिश्रण होता है इनके अवयव को भौतिक प्रक्रिया द्वारा भी अलग किया जा सकता है, इनको प्रक्रिया द्वारा भी अलग किया। अब हमारा अगला टॉपिक यौगिक तथा तत्व यौगिक में अंतर। तत्व और अभी तो हम यौगिक और मिश्रण में अंतर पढ़ रहे थे। अब हमारा अगला टॉपिक तत्व और यौगिक में अंतर के बारे में तब देखेंगे। तत्व का पहला टॉपिक, तत्व में
यह पदार्थ का मूल रूप होता है। तत्व क्या है, ये पदार्थ का मूल रूप होता है। और यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। और तत्व का सेकेंड टॉपिक देखेंगे तत्व का। तो तत्व को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा छोटे पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है। तत्व को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा, जो भी विधि लगा लो उससे तत्व के छोटे पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है। और तोड़ा नहीं जाता, पर जो यौगिक होता है, यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा उसके घटकों में तोड़ा जा सकता है। जो यौगिक होता है, जो कंपाउंड होता है, उसको रासायनिक विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, रासायनिक केमिकल विधि द्वारा, मैकेनिज्म द्वारा उनके घटकों को तोड़ा जा सकता है। और तत्व को एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना, जिनके आकार समान होते हैं। तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है और जिनका आकार समान होता है। और यौगिक, इनमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु का आकार भिन्न भिन्न होता है। तत्व यौगिक में क्या होता है, यौगिक में इनमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। और तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है तथा आकार समान होता है। पर यौगिक में ऐसा नहीं होता है। इनमें उपस्थित विभिन्न तत्व, तत्व एक ही तत्व से बनता है, पर यौगिक क्या होता है, विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। अब हम पढ़ ले तत्व और यौगिक में डिफरेंट पढ़ ली। अब हमारा अगला टॉपिक विलयन। विलयन किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम पहले विलयन के बारे में पढ़ते हैं। विलयन क्या होता है उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है। कितने प्रकारों में, तीन प्रकार में। वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। विलयन कितने प्रकार में बांटा गया है, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। विलयन का डिफिनीशन क्या होता है, विलयन का डिफिनीशन या परिभाषा क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, मतलब समान अनुपात में मिलने से जो मिश्रण होता है समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इनमें समान अनुपात में होगा, जो भी दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे उनका अनुपात क्या और समान होगा। और इनमें विलयन में मुख्यतः तीन प्रकार के विभाजित किया गया था, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। इस अवस्था के अनुसार विलयन के प्रकार कितने होते हैं, अवस्था के अनुसार विलयन, ठोस विलयन, अवस्था के अकॉर्डिंग विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, तरल विलयन और गैसीय विलयन। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार का, ठोस विलयन, तरल विलयन और गैसीय विलयन होता है। ठोस, द्रव, गैस विलयन को कितने अवस्था में बांटा गया कि अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के विलयन होते हैं, तीन। कौन कौन से, ठोस विलयन, तरल विलयन और गैस विलयन। ठीक है। ठोस विलयन क्या होता है, ठोस विलयन में मिश्र धातु, ठोस विलयन में कौन आता है, मिश्र धातु। और तरल विलयन में नींबू पानी का मिक्सचर और सोडा जल होता है। और गैसीय विलयन में कौन आता है, अब वायु आता है। गैसीय विलयन में वायु आता है। अब हम पढ़ें विलयन के गुण, विलयन के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। विलयन के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, तो पहले हम पढ़ेंगे यह समांगी मिश्रण होता है। विलयन, यह एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं। विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इनके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है और यह अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। विलयन क्या होता है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, बिखरे रहते हैं। और विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जाता है। विलयन के कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है। विलयन में प्रकाश, जो लाइट आता है, उसका मार्ग दिखाई नहीं देता है और ये अस्थायी होते हैं।
और बिलियन को छाननी विधि से इसके विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। बिलियन में छानने की मेथड विधि होती है, इससे विलय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं उसको अलग नहीं किया जा सकता है बिलियन में। ठीक है, बिलियन के संगठन का हमारा अगला टॉपिक है बिलियन के संगठन। बिलियन के संगठन क्या होते हैं? विलायक। बिलियन के संगठक दो संगठन है, विलय और विलायक। कितने? विलय और विलायक। बिलियन, तो चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, विलायक क्या होता है। अब बिलियन के संगठन के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा पहला संगठन के विलायक। विलायक किसे कहते हैं? बिलियन का वो घटक जो सबसे अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। बिलियन का वो घटक जो सबसे अधिक मात्रा में होता है उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जैसे आपको हम बता दें एग्जाम्पल के रूप में जल है, अल्कोहल है, तारपीन के तेल इत्यादि क्या है? विलायक उदाहरण होते हैं। बिलियन का वो घटक जो सबसे अधिक मात्रा में होता है हम उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। विलायक जल, अल्कोहल, तारपीन का तेल इत्यादि आते हैं विलायक के रूप में। अब हम विलय के बारे में पढ़ेंगे। विलय क्या होता है? विलयन का वो घटक जो सबसे कम मात्रा में रहता है वो विलायक में घुल जाता है। विलायक में घुल, तो उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। विलायक में क्या होता है? विलायक क्या होता है? विलायक वो जो विलयन का वो घटक जो अधिक मात्रा में हो वो क्या है? विलायक हुआ। विलयन का वो घटक जो सबसे कम मात्रा में उसे विलय कहते हैं। और विलय क्या होता है? वो विलायक में घुल जाता है। जैसे चीनी है, नमक है, सोडा है, पोटेशियम परमैंगनेट और आयोडीन है। ये क्या है? विलय के एग्जाम्पल है। विलय क्या है? जैसे हम कुछ पानी लेते हैं और नींबू, जैसे पानी और चीनी का जो एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए हम इसमें पानी ले लिए इतना, अब इसे हम नींबू नींबू निचोड़ देंगे तो उसमें मिक्स कर देंगे तो विलयन क्या है? नींबू का जो रस वो क्या हुआ? विलय हुआ। और जो हमारे पास जो पानी है जो हम जल को लिए वो क्या हुआ? वो विलय है, क्योंकि पानी का मात्रा अधिक है किसके अपेक्षा? चीनी की अपेक्षा। पानी का मात्रा अधिक है चीनी के अपेक्षा, क्योंकि विलय क्या है? चीनी कम है तो विलय हुआ, जो अधिक हुआ विलायक होता है। अब हमारा अगला टॉपिक सांद्रता। सांद्रता किसे कहे? किसी मिश्रण में सांद्रता किसी मिश्रण में इकाई आयतन में उपस्थित इकाई आयतन या द्रव्यमान में उपस्थित किसी पदार्थ की विशेष मात्रा को सांद्रता कहते हैं। उपस्थित किसी पदार्थ की विशेष मात्रा को सांद्रता कहते हैं। सांद्रता क्या होता है? किसी मिश्रण में इकाई आयतन या द्रव्यमान में उपस्थित किसी पदार्थ की विशेष मात्रा को सांद्रता कहते हैं। सांद्रता क्या होता है? किसी मिश्रण में इकाई आयतन या द्रव्यमान में उपस्थित किसी पदार्थ की विशेष मात्रा को सांद्रता कहते हैं। जो सांद्रता का फॉर्मूला होता है उसके बारे में देखेंगे। विलयन की सांद्रता इक्वल टू विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 होता है। आपको बता दें कि विलयन की सांद्रता इज इक्वल टू विलय पदार्थ का द्रव्यमान। विलय पदार्थ का द्रव्यमान जो उसमें विलय है, जो किसी विलयन की सांद्रता हमको ज्ञात करना है तो उसमें पहले विलय पदार्थ का द्रव्यमान लेंगे, फिर विलयन का द्रव्यमान लेंगे और फिर उसको 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? जैसे उदाहरण एग्जाम्पल के रूप में ग्लूकोज 10% ग्लूकोज 10 ग्राम विलयन में 10 ग्राम का ग्लूकोज होता है। ठीक है, उदाहरण के हमारा अगला टॉपिक है सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। सांद्रता के अनुसार विलयन कितने प्रकार का है अब हमारा उसके बारे में पढ़ेंगे। सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। वास्तविक विलयन को 3 भागों में बांटा गया है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। किस प्रकार में बांटा? वास्तविक विलयन कितने प्रकार में बांटा? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। चलिए तो संतृप्त विलयन के बारे में हम जानते हैं। संतृप्त विलयन होता क्या है? संतृप्त विलयन होता क्या है? वह विलयन जिसमें दिए गए निश्चित ताप पर जब और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त वह विलयन जिसमें दिए गए निश्चित ताप पर जब और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुलता तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त घुलने की क्षमता से कम हो तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं।
असंतृप्त विलयन का होता है यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता का अर्थ होता है घुलने की क्षमता से कम हो, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। जिसमें कोई पदार्थ घुल नहीं सकता वैसे विलयन को क्या होता है असंतृप्त विलयन कहते हैं। अति संतृप्त विलयन क्या होता है? अति संतृप्त विलयन क्या होता है? यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से अधिक हो तो इसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से अधिक हो तो इसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक घुलनशीलता क्या होती है, चलिए पढ़ते उसके बारे में देखेंगे। विलेय पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है। जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में क्या है उपस्थित है तो वह विलेय पदार्थ की घुलनशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेय पदार्थ की घुलनशीलता। विलेय पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा किस पे? विलेय पदार्थ की वो अधिकतम मात्रा जो दिए गए ताप, जो पहले से टेम्परेचर दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है। क्या है? दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है तो वह विलेय पदार्थ की घुलनशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। अब हम निलंबन के बारे में निलंबन क्या होता है भाई? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होती है। क्या होती है? विषमांगी मिश्रण होती है जिनमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। जिनमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है बल्कि कणों का आकार बड़ा होने के कारण द्रव से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं। बल्कि कणों का आकार बड़ा होने के कारण द्रव से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। निलंबन आपको बता दें, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। क्या होता है? जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। विलेय कहते हैं। इसकी मात्रा कम होती है निलंबन में क्या होता है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है बल्कि कणों का आकार बड़ा होने के कारण द्रव से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? निलंबन। निलंबन के गुणधर्म के अब हम पढ़े निलंबन के गुणधर्म के बारे में। निलंबन के गुणधर्म क्या क्या होते हैं? तो एक क्या है? एक विषमांगी मिश्रण। निलंबन के गुणधर्म क्या है? निलंबन की जो प्रॉपर्टी जो उसके बारे में ये क्या? एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के गुण क्या होते हैं? निलंबन की प्रॉपर्टी एक विषमांगी मिश्रण है। इनके कणों को आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। इनके निलंबित कण प्रकाश के किरण को फैला देते हैं। निलंबित कण जो होते हैं निलंबित कण एक प्रकाश के किरणों को क्या करते हैं? फैला देते हैं। यह अस्थायी होते और इन्हें छानने की विधि से अलग किया जा सकता है। निलंबन को कुछ देर तक स्थिर रखने पर कण द्रव से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन को कुछ देर तक स्थिर रखने पर कण द्रव से अलग होकर नीचे बैठ जाते हैं। आपको बता दें। अब हमारा अगला टॉपिक कोलाइडल विलयन किससे कहते हैं? कोलाइडल विलयन होता है क्या उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन में क्या था? एक विषमांगी मिश्रण था। कोलाइडल विलयन में एक विषमांगी मिश्रण है। इसके कण सूक्ष्म होने की वजह से दिखाई तो नहीं देते और विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। इसका कोलाइडल विलयन के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो सूक्ष्म होने की वजह से दिखाई नहीं देते और विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। ये प्रकाश के किरणों को आसानी से फैला देते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश के किरणों को आसानी से फैला देते हैं। ऐसा विलयन को कोलाइडल विलयन कहा जाता है। जैसे धुआं, कोहरा आदि आपको हम बुक के माध्यम से जो समझाए थे उसमें हम बहुत एग्जाम्पल का यूज किए थे। आप अच्छे से उसको भी जाकर पढ़ के देख लीजिएगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे कोलाइडल विलयन के गुणधर्म के बारे में। गुणधर्म क्या होते हैं? कोलाइडल विलयन के गुणधर्म तो यह एक विषमांगी मिश्रण होती है। इनके कणों का आकार छोटा होने के कारण इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसके कणों का आकार छोटा होने के कारण इन्हें आंखों से देखा नहीं जा सकता है। ये फिल्टर पेपर द्वारा छानकर इसके कणों को पृथक नहीं किया। अब ये फिल्टर पेपर से भी छानकर इसके कणों को क्या कहते हैं? कोलाइडल विलयन को फिल्टर पेपर द्वारा छानकर इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता है। ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। क्या करते हैं? ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं।
ये टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। ये टिंडल प्रभाव इसके कण निलंबन के कणों की तरह नीचे नहीं बैठते हैं। इसके कण निलंबन के कणों की तरह नीचे नहीं बैठते। हम देखने में यह समांगी नजर आता है। ये देखने में समांगी नजर आता है। ये देखने में समांगी नजर आता है परंतु ये समांगी मिश्रण नहीं होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है कोलाइडी विलयन के संगठन। हमारा अगला टॉपिक कोलाइडी विलयन के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। हम कोलाइडी विलयन के संगठन के बारे में प्रक्षेपित प्रवस्था, कोलाइडी विलयन को प्रक्षेपित अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम में टॉपिक को पढ़ेंगे। हम कोलाइडी विलयन के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोलाइडी विलयन के संगठन दो होते हैं, प्रक्षेपित प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। तो प्रक्षेपित प्रवस्था क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षेपित कण जो कि कोलाइडल के रूप में रहते हैं, कोलाइडल के रूप में रहते हैं, उससे प्रक्षेपित प्रवस्था कहते हैं। अर्थात विलेय के कणों को प्रक्षेपित प्रवस्था कहते हैं। अर्थात विलेय के कणों को क्या कहते हैं? प्रक्षेपित अवस्था कहते हैं। ठीक है, समझ में आएगा। और प्रक्षेपित प्रवस्था होता क्या है? विलेय पदार्थ की तरह का घटक है या प्रक्षेपित कण जो कि कोलाइडल के रूप में रहता है। जो प्रक्षेपित कण कोलाइडल के रूप में रहता है उसे प्रक्षेपित प्रवस्था कहते हैं। अर्थात विलेय के कण को प्रक्षेपित प्रवस्था कहते हैं। प्रक्षेपित प्रवस्था कहते हैं। अब प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है? वह घटक जिसमें घटक या प्रक्षेपित कण निलंबित रहते हैं प्रक्षेपण माध्यम कहलाता है। निलंबित रहते हैं प्रक्षेपण माध्यम का। अर्थात विलायक जिसमें घटक या प्रक्षेपित कण पूरी तरह से वितरित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। पूरी तरह से वितरित रहता है प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। आपको बता दें प्रक्षेपण माध्यम होता है क्या, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। वो घटक जिसमें घटक या प्रक्षेपित कण निलंबित रहते हैं प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। अर्थात विलायक जिसमें घटक या प्रक्षेपित कण पूरी तरह से वितरित है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहलाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक कोलाइडल और निलंबन में अंतर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलाइडल का मेरा पहला पॉइंट है, इसके कणों को सरलता से नहीं देखा जा सकता है। कोलाइडल के कणों को सरलता से नहीं देखा जाता, पर निलंबन में देखें इसके कणों को सरलता से देखा जा सकता है। निलंबन के कणों को सरलता से देखा जाए पर कोलाइडल के कणों को सरलता से देखा नहीं जा सकता है। कोलाइडल के कण अस्थायी विलयन होता है। कोलाइडल अस्थायी विलयन होता है, पर जबकि निलंबन होता है अस्थायी विलयन होता है। आपको बता दें कि कोलाइडल के इनके कणों को फिल्टर पेपर से छानकर अलग नहीं किया जा सकता। कोलाइडल के कणों को फिल्टर पेपर से छानकर अलग नहीं किया जा सकता है। पर आपको बता दें निलंबन के कणों को फिल्टर पेपर से छानकर अलग किया जा सकता है। निलंबन के कणों को फिल्टर पेपर से छानकर अलग किया जा सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक टिंडल प्रभाव क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की किरणों को कोलाइडल कणों से टकरा कर बिखरना टिंडल प्रभाव कहलाता है। प्रकाश की किरण को कोलाइडल कणों से टकरा कर बिखरना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। आपको बता दें प्रकाश की किरणों को कोलाइडल के कणों से टकरा कर बिखरना ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल नामक वैज्ञानिक ने थी। टिंडल प्रभाव को दर्शाने वाले कोलाइडल कण कौन से, जैसे दूध है, फेस क्रीम है, कोहरा है, बादल है, कुहरा है, धुआं है, शेविंग क्रीम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कीचड़ इत्यादि। आपको बता दें कि टिंडल प्रभाव जो फिगर में दिखाया गया है उसको टिंडल प्रभाव, जैसे हमारे घर में कोई थोड़ा सा छिद्र होता है तो जो लाइट आती है वो पूरे घर में फैल जाती है, उसको क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं।
जब प्रकाश इन छिद्रों से होकर गुजरता है, आपको बता दें कि जब प्रकाश कि छिद्र से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित कोलाइडल कण दृश्य होते हैं। जो कोलाइडल कण होते हैं दृश्य हो जाते हैं और इस पर देखे जा सकते हैं। घने पेड़ों की शाखाओं के बीच प्रकाश से किरण जब गुजरती है तो वायु के कण प्रकाश दृश्य होते हैं। आपको बता दें कि जब घर में छोटा सा छिद्र होता है, उस छिद्र से जो प्रकाश आती है आप देखे होंगे कि जो प्रकाश में होता है उसमें छोटे छोटे कण और घूमते हुए दिखाई देते, उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वैसे उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव इफेक्ट कहते हैं। कि हमारे घरों में हम उसको देख सकते, कहीं से धूप आती है, उस धूप को देखते हैं, उस धूप में छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, वो क्या है, उस एग्जाम्पल को वही टिंडल प्रभाव का इफेक्ट दिखाता है। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के संघटकों के बारे में पढ़ेंगे। मिश्रण के घटकों के बारे में पृथक करेंगे। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों के प्रयोग में लाई गई है। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। आपको बताते हैं विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर या छानकर। विषमांगी मिश्रण को साधारण भौतिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर या छानकर। परंतु मिश्रण की प्रकृति के अनुसार इनके घटकों को विशेष तकनीकी का प्रयोग किया जा सकता है। मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधियां हैं जो निम्नलिखित हैं। आपको चलिए दिखाते हैं। पहला है मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधि। पहला हमारा वाष्पीकरण विधि। मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधियों में पहला हमारा वाष्पीकरण विधि, अपकेंद्रण विधि, पृथक्करण विधि, ऊर्ध्वपतन विधि, क्रोमैटोग्राफी विधि और आसवन विधि या प्रभाजी आसवन विधि। आसवन विधि को या प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। और क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा मिश्रण के घटकों को पृथक करने की विधियां निम्नलिखित है।